हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स। इंजीनियर पवन यादव हेयर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल कांस्टेंट्स की जिनकी वैल्यूज आपको हमेशा बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। बिकॉज चाहे आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की या किसी और अदर एग्जाम की जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, इन सभी एग्जाम्स में ये फंडामेंटल कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप तुरंत ही जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स को इजीली और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 21 फंडामेंटल कांस्टेंट्स दैट यू मस्ट नो। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 फंडामेंटल कांस्टेंट्स जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंडामेंटल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में, नीट, जेई सभी एग्जाम्स में काम आएगी। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ज़्यादातर आपको पता भी होगी। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ 10 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू कहाँ होती है? ये वैल्यू होती है वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ वैक्यूम होता है, मतलब कि फ्री स्पेस भी इसको हम बोलते हैं। फ्री स्पेस के अंदर इतनी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको रटा होना चाहिए। अपने सेकेंड फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स की तरफ चलते हैं जो कि है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जी क्लास 11th में बच्चे पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये होता है, इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इसको हम वैल्यू को कहाँ से निकाल सकते हैं? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। यहाँ से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी ये जो है यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट थर्ड नंबर का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो आपको पता होगा, रटा होगा। इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल भी बोलते हैं। और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कहाँ पर हम अर्थ पर हैं या अर्थ से हम कितनी डेप्थ पर हैं या कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। बट जनरली हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यही वैल्यू यूज़ करते हैं जब तक आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन ना दी गई हो कि कोई हाइट पर है कोई बॉडी या किसी डेप्थ पर है या किसी और लोकेशन पर है, तब तक हम यही वैल्यू यूज़ करते हैं। या फिर हम ज़्यादातर इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है एयर का, उस एयर का जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और जो हमारा रेफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो हमने बना रखा है सी लेवल पर। तो सी लेवल पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं फॉर रेफरेंस। इसका जो यूनिट होता है वो ATM होता है या एटमॉस्फेयर्स बोलते हैं इसको। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम या फिर ATM। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको बोल सकते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल्स। बिकॉज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के इक्वल होता है, दैट्स वाई। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल होता है वो 760 mm या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम के बराबर होता है, या फिर इसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, 1 ATM। ओके, तो ये सभी वैल्यूज जो हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल की ही हैं। ओके, 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम और 1 ATM, ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो होता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूलर मोशन है, कोई भी बॉडी जो मॉलिक्यूल से एटम से मिलकर बनी है, तो मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है इस टेम्परेचर पर आकर बिल्कुल जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाए, बंद हो जाए, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन, या तो इसको हम 0 केल्विन बोलेंगे, या अगर इसको हम कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में तो ये हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, या फिर उसको हम 0 केल्विन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्लास 11th की जो क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसमें यूज होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में
एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यूज़ होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, इसलिए आपको हमेशा रटा होना चाहिए वैल्यूज़। नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज एवोगैड्रो नंबर। सो एवोगैड्रो नंबर क्लास 11th में, क्लास 12th में, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ही यूज़ होता है और बहुत ही पॉपुलर ये एक कांस्टेंट है, और जिसको हम मोल से डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो इतने के बराबर होता है। यहाँ पर इसका इसलिए इसका यूनिट भी है पर मोल। ओके, क्या वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। सो अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मतलब कितने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। सो नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर इसको हम आर से डिनोट करते हैं। सो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक्स के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, सब जगह ये आपका यूज़ होगा। थर्मोडायनामिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा एंड फिजिक्स में भी यूज़ होगा। सो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छी तरह रटी होनी चाहिए। वैल्यू को न्यूमेरिकल आता ही आपको ये पुट करना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू विच यू हैव टू रिमेंबर, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट है स्टीफन्स कांस्टेंट। तो स्टीफन कांस्टेंट कहाँ यूज़ होता है, तो स्टीफन्स कांस्टेंट आपका यूज़ होता है स्टीफन्स लॉ के अंदर। स्टीफन्स लॉ क्या है, स्टीफन्स लॉ है E = सिग्मा T⁴। ये कहाँ यूज़ होगा, ये आपका क्लास 11th के अंदर जब आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वहाँ आपको यूज़ होगा। E क्या है, E है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एंड सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, सो नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेरी पॉपुलर इन क्लास 12th। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट से, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नीचे जीरो लगा है तो एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे इसको हम, या इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का एक सिंबल है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के नीचे हमने ऐसे जीरो लगा दिया तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। मतलब क्या होता है इसका, कि कोई भी मीडियम जो है वो अपने अंदर से कितने ईजी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देगा, उसको अपने अंदर से क्लियर जाने देगा, उसको हम परमिटिविटी से डिनोट करते हैं। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि वैक्यूम की बात हो रही है, वैक्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, कितना ईजिली पास होगा, उसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी, जैसे परमिटिविटी में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी, सो सेम चीज़ यहाँ पर परमिएबिलिटी में है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये कांस्टेंट यूज़ होता है। तो ये भी आपको क्लास 12 के अंदर आपको पढ़ना होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब फिर से वैक्यूम की बात हो रही है। सो वैक्यूम के अंदर परमिएबिलिटी, इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट। दिस इज द सिंबल म्यू नॉट, इसका सिंबल होता है, उसकी वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसको हम बोल सकते हैं वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ओके, सो बायट-सैवर्ट लॉ आपको पढ़ना होगा क्लास 12 के अंदर। बायट-सैवर्ट लॉ जब आप पढ़ेंगे तो वो होता है dB = म्यू नॉट अपॉन 4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द बायट-सैवर्ट लॉ। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये म्यू नॉट, ये है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सिमिलरली अगर हम परमिटिविटी की बात करें, जो हमने लास्ट में देखा था अभी इससे पहले वाला परमिटिविटी, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के अंदर। सो कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ होता है F = 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको हमको बताता है कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ε0 लगा हुआ है, यही है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही कॉमन भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यूज़ होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सो नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज
इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास। अब मास की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी हमने देखा पीछे कितना होता है, इतना होता है। अब मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये आपको पूरा ही रटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होता है और आपको इसकी वैल्यू जो है कभी भी गिवन नहीं होती है। तो अगर आपको नहीं पता होगा इसकी वैल्यू तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा मास है ये? रेस्ट मास है। रेस्ट मास क्यों लिखा है? क्योंकि मास जो होता है, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं, इसलिए इनका जो मास होता है वो स्पीड चेंज होने पर चेंज हो जाता है। कौन से रिलेशन से? वो रिलेशन होता है m इज टू m0/√1 - v²/c²। दिस इज द रिलेशन जो हमको आइंस्टीन्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिला था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो m0 है ये है बॉडी का रेस्ट मास, जो कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास जो हमको दिया गया है वो ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, सो नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज स्पेसिफिक चार्ज। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ज बाई मास का रेशियो। ओके, चार्ज बाई मास का रेशियो जो होता है उसको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E, इलेक्ट्रॉन का मास अभी हमने पीछे देखा m। इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो इनकी वैल्यूज हमको दोनों को पता है, अभी हमने देखा। इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम एंड इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूँगा डिवाइड करके तो मेरे को मिलेगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। दिस इज द यूनिट कूलम इसका यूनिट एंड kg इसका यूनिट, तो ये बन गया कूलम पर kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए अलग अलग होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम है बट मास जो है दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज दोनों का अलग अलग होगा। चार्ज दोनों का सेम होगा बट स्पेसिफिक चार्ज दोनों का अलग अलग होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट जो है वो है प्रोटॉन का रेस्ट मास। सो प्रोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है? 1.6726। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बच्चे इसको भूल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का बच्चों को याद रहता है बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो याद नहीं रह पाता है, तो इसको आप प्लीज़ ढंग से इसको याद कर लीजिए अच्छे से। वैल्यू कितनी है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। एंड नेक्स्ट आएगा रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिमिलर देखेंगे आप, सिमिलर है 1.67 एंड 10⁻⁻27। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम है। डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आएगा 1.67 के आगे 49, 1.6749। और अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन की तो यहाँ पर आएगा 1.6726। ओके, तो किसका मास ज़्यादा है? न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे? प्रोटॉन के मास से। ओके, सो याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, उसके पास चार्ज नहीं है बट उसका मास प्रोटॉन से ज़्यादा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे इस टाइप के बनते हैं, जिसमें अगर आपको मास पता होगा कि किसका मास ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का किसका मास ज़्यादा होता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का तो बच्चों को पता होता है कि -31, क्योंकि उसकी पावर -31 है, तो सबसे छोटा मास किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का हो गया। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही पावर 10⁻⁻27 है और स्टार्टिंग के 3 डिजिट सेम है, 1.67 दोनों में आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1.6726 आता है प्रोटॉन में और 1.6749 आता है आपका किसमें? न्यूट्रॉन में। सो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्लाइटली ज़्यादा है किससे? प्रोटॉन के मास से। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एटॉमिक मास यूनिट। सो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? Atomic mass unit is the 1/12 of mass of one atom of carbon 12। सो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन का जो 12 नंबर वाला आइसोटोप है जिसका मास 12 होता है, उसका अगर मैं एक एटम ले लूँ, उसके एक एटम का जो मास होगा उसको मैंने 12 से डिवाइड करा, तब जो मेरे को वैल्यू मिलेगी उसको मैं बोलता हूँ 1 AMU। और ये आपका बहुत वाइडली यूज़ होता है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.67। तो यहाँ पर भी 1.67 आ गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg।
और इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, तो ये है आपका एनर्जी मास का रिलेशन। अगर मैं इतने मास को 1.67 10⁻⁻27 मतलब कि 1 AMU मास को कन्वर्ट करता हूँ किसमें, एनर्जी में, सो बाई दिस रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc² वाले जो रिलेशन होता है, इससे अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरे को डायरेक्ट एक रिलेशन मिल जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट के मास को कन्वर्ट करता हूँ एनर्जी में, तो मेरे को कितनी एनर्जी मिलेगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेरे को एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको हमेशा रटा होना चाहिए, बिकॉज वैल्यू आपको क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगी और आपको यूज़ करना होगा। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो वैल्यू कितनी है, 6.634 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.634 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बहुत ही फेमस रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ से ये जो H है इसके अंदर यही है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होता है, बट आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक रेडियस कितना होता है, 2.8 × 10⁻⁻15 मीटर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2.8 × 10⁻⁻15। सो आपको ऑर्डर भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होता है वो कितने ऑर्डर का होता है, तो 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, जब आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जब आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम का, किसी भी एटम का, तो आपको वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा एक रिडबर्ग एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, 1/λ इज इक्वल्स टू RH × 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ निकालने का। तो यहाँ पर जो RH ये आपको दिखाई दे रहा है यही है रिडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.09678। याद रखिएगा 1.09678 × 10⁻7 पर मीटर। ओके, इसका यूनिट क्या है, पर मीटर, क्योंकि ये नंबर ऑफ वेव्स बताता है, नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर पर यूनिट डिस्टेंस पे कितनी वेव्स होंगी वो आपको बताता है। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट फंडामेंटल कांस्टेंट इज बोर मैग्नेटॉन। सो बोर मैग्नेटॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। सो बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू बी, से इसको हम डिनोट करते हैं म्यू बी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है म्यू बी इज इक्वल्स टू EH/4πm। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बोर मैग्नेटॉन एंड दिस इज द, यहाँ पर देखेंगे सारी की सारी जो EH/4πm सभी जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट वैल्यू वाली चीज़ें हैं। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी। तो इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँगा, उसको कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे को वैल्यू जो मिलेगी बोर मैग्नेटॉन की वो इतनी मिलेगी, 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन। सो ये 21 फंडामेंटल कांस्टेंट्स है जो हमने पढ़े और इन सभी की वैल्यूज़ आप प्लीज़ हमेशा के लिए रट लीजिए, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इवन क्लास 11 क्लास 12 की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो तब वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सभी वैल्यूज़ पसंद समझ आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।